हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुरड़िया आपका स्वागत करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की यूनिट फॉर बजट एंड बजटरी कंट्रोल में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश बजट। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आगे एक चैप्टर का डिस्कशन किया हुआ था, फ्लेक्सिबल बजट। इसके अलावा भी ये यूनिट में बहुत सारे बजट है, जैसे कि परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजप्शन बजट एक्सेट्रा। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बजट। और कैश बजट के आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द कैश बजट। कैश बजट क्या है? कैश बजट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या करना होता है, तो कि कोई एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बारे में हम एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालते हैं। यानी इन फ्यूचर कोई एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस ने जो भी सोर्सेस है, वो सोर्सेस में से हमें कितनी कैश रिसिप्ट यानी कैश इनकम होगी और हमें कहाँ कहाँ कैश पेमेंट करना होगा, उनका जो एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल के एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो है हमारा कैश बजट। तो कैश बजट में सिंपल दो चीज होती है कि एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट, जो भी सोर्सेस है वहां सारे सोर्सेस में से हमें कितनी कैश रिसिप्ट हो सकती है, और दूसरा है इसमें कैश पेमेंट, यानी जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज है वहां हमें कितनी कैश पेमेंट करनी होती है, जैसे कि हमारी लिएबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे करने के लिए। और ये दोनों का एस्टिमेटेड निकाल के हम एक क्लोजिंग बैलेंस डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल के एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो है कैश बजट। तो कैश बजट में सिंपल दो ही चीज रहती है कि हमारी एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट क्या रहेगी और दूसरा एस्टिमेटेड कैश पेमेंट कहाँ रहेगा, और उसके बाद हमारी जो एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या रहेगी, वो चीज हमें कैश बजट में करनी होती है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। तो कैश बजट बनाने के लिए हम एक एग्जांपल ही सॉल्व कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चल जाए कि कैश बजट कैसे बनता है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले रीड कर देते हैं। यहाँ बताया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गायत्री लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून 2012। यहाँ आपको अप्रैल से लेकर जून यानी 3 महीना के लिए आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन बताया कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012 इज 60,000, यानी यहाँ हमें अप्रैल से स्टार्ट करना है, तो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 60,000 से। उसके अलावा यहाँ मंथ में देखे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो अलग अलग मंथ है उनके लिए हमें यहाँ पे टोटल सेल्स, परचेज, वेजेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। उसके अलावा भी अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है। तो ये सबका यूज करके हमें एक कैश बजट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कैश बजट का जो परफॉर्मा है वो किस तरह का होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसी तरह आपको ड्रॉ कर देना है। ऊपर लिखना है कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। इसमें कॉलम प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स के लिए छोड़ दो और आपको जितने भी मंथ के लिए बनाना है वो सारे मंथ के लिए एक एक कॉलम अमाउंट का रख दो। जैसे कि यहाँ अप्रैल टू जून है तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं अप्रैल, मई और जून के लिए। उतना ड्रॉ करने के बाद आपको स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखना है आपको, ओपनिंग कैपिटल नहीं, सॉरी, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना है। अब आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है तो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस लिख दो। तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ही आपको बताया था कि कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012 इज रुपीज 60,000। तो यहाँ आपको लिख देना है 60,000। सबसे पहले ये आपको कर देना है। अब कैश बजट दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। इसमें लिखेंगे यहाँ पे कैश रिसिप्ट। आपका जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी आपको स्पेस रखनी है। ये स्पेस रखने के बाद यहाँ आपको लिखना है कैश पेमेंट। तो ये दो पार्ट्स आपको बनाना है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले सारे रिसिप्ट लिख दो बाद में पेमेंट लिख दो, या फिर थोड़ा का जो स्पेस है उनका प्लानिंग करके भी आप दोनों साथ में भी लिख सकते हैं। इसी तरह ड्रॉ कर देना है। अब आपका जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वहां से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले यह बताया कि एज्यूम 40% of the total sales are cash sales and 60% of credit sales। यानी ये जो भी आपके पास टोटल सेल्स है इसमें से 40% कैश सेल्स है और जो रिमेनिंग 60% है वो क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल्स का मतलब सीधा ये निकलता है कि आप सेल्स कर रहे हैं तो तुरंत ही आपको पैसा मिलेगा,
यानी फरवरी में आपने सेल्स किया तो कैश सेल्स का पैसा आपको फरवरी में मिलेगा, अगर मार्च में किया है तो मार्च में मिलेगा। क्रेडिट सेल का ऐसा नहीं है, क्रेडिट सेल में जो भी पैसा है वो आपको इन फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। तो हो सकता है कि फरवरी के पैसे आपको मार्च, अप्रैल, मई कभी भी मिले, तो वो कैसे मिलेंगे वो आपको बताया होगा। लेकिन कैश सेल्स उनका पैसा तो आपको तुरंत मिलने वाला है, तो कैश सेल्स लिख देते हैं। अब कैश सेल्स कहाँ आएगा, तो सिंपल सी चीज है, वो कैश रिसिप्ट में आएगा क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कैश सेल्स। अब कैश सेल्स कितना है, 40% है, तो अप्रैल में टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे, तो वो बताया 6,50,000। अब ये 6,50,000 की कितने परसेंट आपको लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 40%। तो 40% के हिसाब से वो अमाउंट हो जाएगी 2,60,000। कितनी होगी, 2,60,000। उसके बाद आया मई, तो मई में टोटल सेल्स है आपका 9 लाख, उनका 60% लिखेंगे तो वो अमाउंट होगी, सॉरी 60% नहीं 40% लिखेंगे तो वो अमाउंट होगी 3,60,000। और लास्ट में जून में आपका टोटल सेल्स है 5 लाख, उनका 40% लिखेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे 2 लाख। हमें क्या किया, जो भी टोटल सेल्स दिया था उसमें से 40% यहाँ लिख दिया, जिस महीने में था वही मंथ में हम लिखेंगे। अप्रैल का जो कैश सेल्स है वो अप्रैल में आएगा, मई का मई में आएगा, जून का जून में आएगा। इसमें हमको और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, वो डायरेक्टली जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट लिखो। अब 60% क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स से पैसे जो है आपको फ्यूचर में मिलेंगे, तो वो कैसे मिलते हैं उनके बारे में आपको बताया होगा, तो तुरंत बताया 4th नंबर में 50% of credit sales are realized in the month following sales and the remaining 50% in the next month following। यानी आपका जो भी क्रेडिट सेल्स है उनका 50% पैसे आपको नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं और रिमेनिंग 50% आपको सेकंड नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं। तो उनका मतलब ये निकलता है कि अगर आपने जनवरी में सेल्स किया तो उसमें से 50% पैसे आपको कब मिलेंगे, फरवरी में मिलेंगे, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको कब मिलेंगे, मार्च में। सिमिलरली अगर मैं बताऊं कि अगर आपने फरवरी में जो भी क्रेडिट सेल्स किया है तो उनका 50% आपको कब मिलेंगे, मार्च में मिलेंगे, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको मिलेंगे अप्रैल में। तो ये उनका मीनिंग निकलता है कि 50% आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे और रिमेनिंग जो 50% है उसके बाद सेकंड मंथ में मिलेंगे। तो ये अब जो भी पैसा में मिलेगा क्रेडिट सेल्स का वो क्या होगा, तो डेटर से हमारा कलेक्शन होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते थे, बाद में जो अमाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे, कैश रिसिप्ट में, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। तो हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सिंपल। उसके लिए आपको टेबल बनाना, टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना है मंथ, ये हो गया आपका मंथ। के बाद यहाँ लिख दो आप क्रेडिट सेल्स। उसके बाद आपके स्टेटमेंट में जो भी मंथ है वो सारे मंथ लिखने हैं, फरवरी से लेके जून तक। तो हम यहाँ लिखेंगे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून तक दिया है। वो सिमिलर जो भी मंथ है वो आपको यहाँ भी लिखने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब क्रेडिट सेल कितना है, 60%। तो यहाँ जो भी टोटल सेल्स आपको दिया है 6,50,000, 6,50,000, ये सारे अमाउंट का हमें कितना लिखना है क्रेडिट सेल्स के लिए, 60%। ये बताया 60% क्रेडिट सेल्स। तो जो भी अमाउंट है उनका 60% लिखेंगे तो ये आंसर में मिलेगा 3,60,000, फिर मिलेगा 2,70,000, एक जीरो यहाँ कम लिखी है, फिर होगा 3,90,000, 5,40,000 और लास्ट में अमाउंट रहेगी 3 लाख। पता चला कि नहीं। तो जो भी टोटल सेल्स था उनका कितना परसेंट हिस्सा यहाँ लिखा, 60%, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जो भी आपका क्रेडिट सेल्स है उसमें से 50% आपको नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको सेकंड नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं। तो फरवरी का नेक्स्ट मंथ वो क्या होगा, मार्च। तो मार्च में 50% मिलेंगे और 50% कब मिलेंगे, अप्रैल में। तो 3,60,000 के 50% निकाले तो वो कितने होंगे, 1,80,000 जो मार्च में मिलेंगे, 180 कब मिलेंगे, अप्रैल में मिलेंगे। ये सिंपल है। अब मार्च, तो मार्च के 50% आपको कब मिलेंगे, अप्रैल, और 50% मई में।
तो 2,70,000 के 50% करेंगे तो वो कितना होगा 1,35,000 जो अप्रैल में होगा, 1,35,000 जो मई में होगा। उसके बाद अप्रैल में 3,90,000 तो वो आपको मिलेंगे मई और जून में, तो वो होगा 1,95,000 मई में होगा और 1,95,000 जून में होगा। उसके बाद है मई, तो मई का 50% आपको कब मिलेगा जून में, 50% जुलाई में, लेकिन जुलाई में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा जो कैश बजट का हिस्सा अभी नहीं है। तो मई में 50% आपको मिलेगा जून में, 5,40,000 का 50% होगा 2,70,000। और लास्ट में है जून, तो जून के 50% कब मिलेंगे जुलाई में और 50% अगस्त में। तो जुलाई और अगस्त का पैसा हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कैश बजट कहाँ तक बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जून महीने के लिए। जब अप्रैल का टोटल निकाले तो वो हो रहा है 3,15,000, मई का होगा 3,30,000 और जून के लिए होगा 4,65,000। अब ये जो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वो हमारी कैश रिसिप्ट है, तो कैश रिसिप्ट में लिख देंगे 3,15,000, 3,30,000, 4,65,000। तो रिसिप्ट में यहाँ लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो भी अमाउंट थी अप्रैल मई और जून के तीन महीने की अमाउंट लिख देंगे, तो वो है 3,15,000, 3,30,000 और है 4,65,000। ये हो गया सिंपल। तो उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो आगे क्या बताया है, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। सप्लायर यानी जिससे हम परचेज करते हैं, तो ये क्रेडिट परचेज की बात है। तो जो सप्लायर है वो हमें 1 मंथ की क्रेडिट देते हैं, उनका मतलब ये हुआ कि जो परचेज है उनका पैसा हम 1 मंथ के बाद देंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो फरवरी है उनका पैसा कब देंगे मार्च में, मार्च का कब देंगे अप्रैल में, अप्रैल का देंगे मई में, मई है तो उनका देंगे जून में और जून का कब देंगे जुलाई में। तो सिंपल सी चीज है, मार्च के जो पैसे है 2,70,000 वो कब हमें पे करने हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में लिखेंगे 2,70,000। अब दूसरा ये पेमेंट की बात है, क्रेडिट परचेज का पेमेंट की बात है, तो पेमेंट में लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, कब हमें पे करना है उनके बारे में। तो मार्च के पैसे अप्रैल में लिखने हैं, तो मार्च में कितने हैं 2,70,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 2,70,000। अब क्या करेंगे उसके बाद, कौन सा महीना है अप्रैल, तो अप्रैल का पैसा एक महीने के बाद हमें देना है, तो कब देंगे मई में, वो है 3,30,000। और उसके बाद देखें तो वो है मई, तो मई में है 4,80,000, उनका जो भी पेमेंट है वो भी हमें एक महीने के बाद करना है, तो जून में करेंगे, तो जून में आएगा मई का पेमेंट 4,80,000, यानी एक महीने बाद में आपको पेमेंट करना है। तो जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रैल में कौन सा लिखेंगे मार्च के, मई में लिखेंगे अप्रैल के लिए और जून में लिखेंगे मई महीना में जो भी परचेज हमारा है वो एक महीने लेट पेमेंट करना है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ओवरहेड एक्सपेंस इंक्लूड 22,500 पर मंथ फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, यानी यहाँ पे आपका जो भी ओवरहेड है इसमें 22,500 डेप्रिसिएशन भी है, और डेप्रिसिएशन हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है वो एक्सपेंस हमें कैश में कहीं पेमेंट करना होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी ओवरहेड है सब में से 22,500 डेप्रिसिएशन निकाल देंगे क्योंकि वो हमें कैश में कहीं पेमेंट नहीं करना है। तो ये करने के बाद जो भी ओवरहेड रहेगा आपका वो ओवरहेड हमें पे करना है। वो कैसे करना है वो बताया होगा। अब उसके बाद देखें द टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस इज 1/2 मंथ। देखो ओवरहेड एक्सपेंस कैसे पे करना है 1/2 मंथ। 1/2 मंथ का मतलब ये निकलता है कि आधा करंट मंथ में और आधा जो है वो नेक्स्ट मंथ। अगर जनवरी है तो आधा जनवरी में आधा फरवरी में, फिर फरवरी का जो एक्सपेंस है वो आधा फरवरी में लिखना है आधा मार्च में लिखना है। तो इसी तरह आपको करना है, आधा पेमेंट करंट मंथ में करना है, आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करना है। तो उसके लिए भी कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको थोड़ा सरल रहे इसीलिए। सबसे पहले हेडिंग में हमें लिख देना है कि पेमेंट ऑफ ओवरहेड। तो उसके लिए टेबल बनाना है। कैसे टेबल बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मंथ
उसके बाद यहाँ लिखेंगे ओवरहेड, लेकिन डिडक्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो भी मंथ है वो तो यहाँ स्टार्ट होता है हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, उतना दिया है। सिमिलरली मंथ वहां पे लिख देंगे, यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब देखो जो भी ओवरहेड है यहाँ पे, सबसे पहले मैं बताऊँ तो फर्स्ट मंथ में कितना ओवरहेड है यहाँ पे 1,12,500, लेकिन हमें क्या करना है इसमें 22,500 डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन तो हमें पे करना नहीं है तो वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 22,500 डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा ओवरहेड क्या रहेगा यहाँ पे, तो सिर्फ रहेगा 90,000, तो वो 90,000 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। कितना लिखेंगे 90,000। अब वही काम करना है मार्च के लिए। मार्च में कितना है यहाँ पे देखो 97,500, तो इसमें से भी वो अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर वहां पे कितनी अमाउंट रहेगी 75,000, तो वो लिखेंगे 75,000। सिमिलरली अप्रैल में देखें तो अप्रैल में कितना है यहाँ पे 1,27,500, इसमें से भी अमाउंट सब्सट्रैक्ट करनी है आपको, तो फिर वहां अमाउंट रहेगी 1,05,000। उसी तरह आपको मई और जून में भी करना है, तो फिर हमारी अमाउंट यहाँ आएगी 1,20,000 और यहाँ रहेगा 90,000। तो सारे जो भी मंथ है उनके जो ओवरहेड थे इसमें से डेप्रिसिएशन हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कितने 22,500। उसके बाद क्या बताया ओवरहेड का जो लेग ऑफ पेमेंट है वो क्या है 1/2 मंथ। 1/2 मंथ का मतलब होता है कि आधा जो करंट मंथ में और आधा नेक्स्ट मंथ। तो फरवरी में 90,000 है तो आधा फरवरी में होगा 45,000 और आधा मार्च में पेमेंट करेंगे। मार्च का जो है 75,000 तो आधा मार्च में होगा, आधा अप्रैल में, तो वो अमाउंट होगी हाफ 37,500। उसके बाद है अप्रैल, तो आधा अप्रैल में आधा मई में, तो वो होगा 1,05,000 है तो 52,500। उसके बाद है मई, तो आधा मई में आधा जून में, टोटल 120 है तो यहाँ पे होगा 60,000। और लास्ट में जून में, तो आधा जून में करेंगे 45,000 और आधा होगा जुलाई में, जो हमें लिखना नहीं है। अब हमारा जो कैश बजट है वो अप्रैल, मई और जून के लिए है, तो 3 महीना का कॉलम टोटल कर देंगे। तो अप्रैल का टोटल होगा यहाँ पे 90,000, फिर मई में होगा 1,12,500 और जून में होगा 1,05,000। वे जो भी पेमेंट है वो हम लिख देंगे, किसका पेमेंट है पेमेंट ऑफ ओवरहेड। पेमेंट में लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट ऑफ ओवरहेड, यानी पेमेंट ऑफ ओवरहेड कितना है, तो यहाँ पे जो अप्रैल में है 90,000, फिर मई में है 1,12,500 और जून में है 1,05,000। तो इसी तरह आपको जाना है। अब जो भी आगे देखेंगे उसके बाद बताया है एंड टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ। वेजेस के लिए जो टाइम लेग कितना है 1 मंथ है, यानी 1 महीने के बाद हम पेमेंट करेंगे। फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, उसी तरह जैसे परचेज का किया था। तो फरवरी का कब होगा मार्च में होगा, मार्च का कब होगा अप्रैल में होगा, तो अप्रैल में लिख देंगे 1,08,000। उसके बाद देखें तो वो है अप्रैल, अप्रैल का कब होगा मई में 1,44,000 और मई का कब होगा जून में 1,50,000। यहाँ लिख देंगे 1,44,000 और 1,50,000। 1 महीने बाद में पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट किया, तो पेमेंट ऑफ वेजेस। तो उसी तरह करना है, वो तो सिंपल काम है। अब आगे देखेंगे तो इसमें बताया है कि इन जून 2012 डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ ₹37,500 इज टू बी पेड, यानी हमें जून में डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, कितना 37,500 पेमेंट करना है। तो पेमेंट में लिखेंगे यहाँ पे जून में 37,500 किसके लिए पेमेंट किया, तो डिबेंचर इंटरेस्ट। तो उसी तरह आपको जाना है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ फिनिश हो गया, तो टेबल चेक कर देना है। टेबल में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई नीचे अदर इंफॉर्मेशन में, तो आपको उनका पेमेंट या रिसिप्ट लिखना है। देखो सेल्स आ गया, परचेज आ गया, वेजेस आ गया, ओवरहेड आ गया, ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस तो हमें सबसे पहले लिख दिया था, यानी सारी चीज आ गई। तो यहाँ हमारा जो कैश बजट में लिखने का काम यहाँ फिनिश हो जाता है। अब हमें टोटल करना है। तो सबसे पहले जो भी रिसिप्ट है उनका टोटल करेंगे। रिसिप्ट के में टोटल करते वक्त आपको क्या करना है,
तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है उनका टोटल भी साथ में लिखना है, उनका नाम ले लेते हैं ए। तो ओपनिंग बैलेंस और जितनी भी कैश रिसीप्ट है इस सबका टोटल यानी तीनों अमाउंट का टोटल होगा 60,000, 2,60,000, 3,15,000। तो ये हो रहा है 6,35,000। सिमिलरली आपको पेमेंट का भी टोटल करना है। तो पेमेंट में तो अप्रैल में देखें तो 3 अमाउंट है, तो तीनों अमाउंट का टोटल करेंगे और ये जो टोटल हो रहा है उनको नाम दे देंगे हम बी। 270, 90 और 1,08,000, तो उनका टोटल हो रहा है 4,68,000। अब आपको क्या करना है, ये जो भी टोटल रिसीप्ट है आपकी 6,35,000, उसमें से पेमेंट 4,68,000 माइनस करेंगे, तो फिर आपका यहाँ आंसर होगा 1,67,000। क्या लिखा हमने, ए माइनस बी, और ये क्या मिला हमें, तो वो है आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो उसी तरह आपको लिखना। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये मंथ कौन सा है, अप्रैल। तो अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मई के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,67,000। सिमिलर मई महीने के लिए आपको टोटल करना है ओपनिंग कैश बैलेंस से साथ ही तीनों अमाउंट का टोटल होगा आपके लिए यहाँ पे 8,57,000। सिमिलरली कैश पेमेंट का टोटल करना है तीनों अमाउंट का, तो वो होगा आपके लिए 5,85,500। अब ये जो टोटल ये है आपका रिसिप्ट, उसमें से पेमेंट का टोटल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका बैलेंस होगा 2,70,500। अब ये जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके लिए यहाँ फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2,70,500। ओपनिंग बैलेंस के साथ कैश रिसीव का टोटल करेंगे तो वो होगा यहाँ पे 9,35,500। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का टोटल होगा फॉर अमाउंट का 7,72,500। अभी रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे तो यहाँ आपका फाइनल आंसर होगा 1,63,000। तो ये हो गया आपका कैश बजट का काम। तो उसी तरह आपको कैश बजट बनाना है, सिंपल दो ही हिस्सों में बनाना है, कैश रिसिप्ट लिखनी है और कैश पेमेंट लिखना है। रिसिप्ट में क्या आता है तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा, पेमेंट में क्या आएगा वो भी पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है जरूरत होने पे। तो ये आपका काम यहाँ फिनिश हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये जो भी सॉल्यूशन है उनकी जो नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।